राजा वीरभद्र सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपनी तलवार हवा में लहराई और एक जोरदार वार काल कोठरी के चबूतरे पर किया। आसपास खड़े सैनिक घबराकर पीछे हट गए। चबूतरे का पत्थर टूटकर कमरे में बिखर गया, लेकिन त्रिशला पर इस गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो बेझिझक वीरभद्र के पास आई और बड़े प्यार से बोली, अपने गुस्से पर काबू कीजिए महाराज। इस वक्त आपका ध्यान मुझे डराने की बजाय कामिनी की जान बचाने पर होना चाहिए। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन इस बात को मरते दम तक याद रखना कि तुमने कामिनी की जान के बदले हमारे साथ सौदा किया था। वीरभद्र आगे कुछ कहता, उससे पहले ही त्रिशला ने अपना हाथ उठाकर कहा, मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए महाराज, आप अपना वादा पूरा कीजिए। कामिनी की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी है। राजा ने पलटकर पीछे खड़े सैनिक के ऊपर नजर डाली और झुंझलाहट भरे स्वर से कहा, हम रानी त्रिशला को तुरंत कारावास से मुक्त करते हैं और विक्रमगढ़ की महारानी घोषित करते हैं। इसकी मुरादी पूरे राज्य में करवा दो। राजा का आदेश पाते ही वो सैनिक दौड़ पड़ा, मगर तभी त्रिशला ने ऊंची आवाज में कहा, रुको। सैनिक अपनी जगह पर ठिठक गया और मुड़कर त्रिशला को देखने लगा। त्रिशला सधे कदमों से चलकर वीरभद्र के बराबर में खड़ी हुई और सवालिया नजरों से देखकर बोली, महाराज, आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने आपसे 2 वचन लिए थे। वीरभद्र तुरंत समझ गया कि त्रिशला का इशारा किस तरफ था। वो गंभीर होकर बोला, त्रिशला, हमने तुम्हारी एक शर्त मान ली है, तुम्हें महारानी का पद सौंप दिया है। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि तुम अब विक्रमगढ़ की सबसे प्रभावशाली महिला हो? जाहिर है कि शासन से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले में तुम्हारी अनुमति ली ही जाएगी। लेकिन अगर हमने आधिकारिक रूप से तुम्हारी दूसरी शर्त मान ली तो प्रजा में इसका गलत संदेश जाएगा। लोग हमारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। त्रिशला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जिसे सिर्फ राजा ही देख सका। इसके बाद त्रिशला ने सैनिक को देखकर आदेश दिया, जाओ। सैनिक के जाने के बाद महाराज वीरभद्र सिंह और त्रिशला शाही बग्घी में सवार होकर कामिनी के महल के लिए निकल पड़े। इससे पहले कि वो कामिनी के महल में पहुंचते, त्रिशला को दोबारा महारानी बनाए जाने की बात पूरे राजमहल में फैल चुकी थी। कामिनी के कमरे में राजवैद और कोकिला सहित दूसरी पटरानियां भी बड़ी बेसब्री से वीरभद्र और त्रिशला का इंतजार कर रही थी। तभी वीरभद्र सिंह तेजी से चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसके ठीक पीछे त्रिशला आ रही थी, जिसे देखते ही तुरंत राजवैद्य कश्यप, कोकिला और दूसरी पटरानियों ने झुककर प्रणाम किया। त्रिशला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने एक नजर बिस्तर पर बेहोश पड़ी कामिनी पर डाली और ऐलान किया, कमरे को तुरंत खाली किया जाए। राजवैद्य कश्यप को एक तरफ हटने का इशारा करके त्रिशला कामिनी के पास बैठ गई और उसके शरीर का मुआयना करने लगी। कामिनी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, होंठ सूख गए थे, आंखें बंद थीं और जिंदा होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। अचानक त्रिशला की नजर कामिनी के गले पर बंधे मोटे कपड़े पर गई। उसने चौंक कर पूछा, गले पर ये पट्टी किसने बांधी है? राजवैद्य अपनी जगह से आगे बढ़कर बोला, मैंने बांधी है। अगर खून का दबाव कम नहीं करते तो जहर गर्दन से होते हुए पूरे बदन में फैल जाता। त्रिशला ने एक सूखी हंसी हंसकर कहा, लेकिन जहर तो फिर भी पूरे शरीर में फैल चुका है, फिर ये पट्टी बांधने का क्या फायदा है? उसकी बात सुनकर वीरभद्र हैरान था कि तभी त्रिशला ने उसे देखते हुए कहा, आपके राजवैद्य भी कमाल के हैं महाराज। मुझे तो संदेह हो रहा है कि ये वास्तव में कामिनी को बचाना चाहते भी हैं या नहीं। महारानी साहब, आप मेरी मंशा पर संदेह नहीं कर सकती। राजवैद्य ने तुरंत विरोध किया, लेकिन त्रिशला पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने तुरंत कामिनी के गले से उस
उस पट्टी को खोलकर एक किनारे फेंक दिया। इसके बाद वो आसपास जैसे कुछ ढूंढने लगी। अचानक उसकी नजर कामिनी के सिरहाने रखी एक मेज पर पड़ी, जिस पर एक छुरी रखी हुई थी। त्रिशला ने बिना एक पल गवाए वो छुरी उठाई और कामिनी के गले पर घाव के ठीक बगल में एक कट लगा दिया। ये देखते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों वैद्य ने अपना सिर पकड़ लिया। राज वैद्य आंखें नचाकर वीरभद्र से बोला, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी सा आखिर क्या करना चाहती है? मेरी तो समझ के बाहर है। रानी की गर्दन पर पहले से तलवार का घाव है, ऊपर से इन्होंने एक नया घाव कर दिया। अब तो सारा खून बाहर निकल जाएगा। तभी त्रिशला की आवाज गूंजी, आप अगर इतने ही समझदार होते राजवैद्य, तो कामिनी की ये दशा क्यों होती? आप लोगों ने सारे जतन करके देख लिए ना, कुछ नहीं हुआ। एक प्रयास मुझे भी करने दीजिए। और हाँ, अब आगे से कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपको मेरे तरीके से आपत्ति है तो आप बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सारे वैद्य तिल मिलाने लगे, मगर राजा के होते हुए वो कर भी क्या सकते थे। त्रिशला ने एक नौकरानी को आवाज देकर अंदर बुलाया और उसे समझाते हुए बोली, सुनो, दौड़कर एक कटोरी घी और एक कटोरी शहद लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। अब तो राजवैद्य के सब्र का बांध टूट ही गया था। उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा, हे भगवान, महाराज, घी और शहद दोनों एक साथ मिलकर जहर बन जाते हैं। हमारी रानी को जहर दिया गया है। शायद ये बात त्रिशला भूल रही है। ऐसी हालत में घी और शहद का लेप लगाने का मतलब है जले हुए आदमी के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देना। अगर ऐसा हुआ तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। वीरभद्र ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, चुप रहो कश्यप, बात तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। त्रिशला जैसा करती है करने दो, और हो सके तो कुछ सीखने की कोशिश करो। त्रिशला जैसी मंदबुद्धि महारानी से सीखने की बात सुनकर राजवैद्य तिलमिला गया, लेकिन वीरभद्र सिंह का आदेश भला कोई कैसे टाल सकता था। वो चुपचाप त्रिशला को देखने लगा कि तभी त्रिशला ने अपना घूंघट सरकाकर तेज नजरों से राजवैद्य को देखा और कहा, राजवैद्य जी, मैं आपके लिए त्रिशला नहीं, महारानी हूँ। आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। राजवैद्य ने ना चाहते हुए भी अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, माफ कीजिएगा महारानी, आवेश में मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। राजवैद्य ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, एक नौकरानी दो अलग अलग कटोरियों में घी और शहद लेकर भागती हुई आई। त्रिशला ने शहद और घी को एक विशेष मात्रा में मिलाने के बाद उसमें कुछ जड़ी बूटियों का रस मिलाया और तैयार किया हुआ घोल कामिनी को पिलाते हुए बोली, महाराज, आपने शायद वो कहावत सुनी होगी कि जहर ही जहर को काटता है। मैंने इसमें इसी सिद्धांत पर कामिनी की दवाइयां तैयार की हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी ही देर में इसकी हालत में सुधार होने लगेगा। वीरभद्र सिंह को त्रिशला की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ कामिनी के चेहरे पर था। वो चाह रहा था कि कोई करामात हो जाए और उसकी कामिनी एक बार फिर पहले जैसी हो जाए। जब वीरभद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो त्रिशला भी कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई। सभी लोग सांसें रोककर दवाई के असर का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक वैद्य की आवाज गूंजी, महाराज। कमरे में मौजूद तमाम लोग एक साथ चौकन्ने हो गए। त्रिशला कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। महाराज ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? वैद्य ने कामिनी के चेहरे की तरफ इशारा किया और खुश होकर बोला, ये महारानी, मेरा मतलब रानी के होंठ हिले अभी। ये सुनते ही राजा भी चौंक पड़ा। हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वीरभद्र सिंह ने तुरंत कामिनी के सिरहाने की तरफ भागते हुए पूछा,
कहते हो? क्या सच में? त्रिशला जाकर उस वैद्य के बगल में खड़ी हो गई थी। वैद्य ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ महाराज, अभी के अभी 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 इनके होठ हिले थे। तभी एक नौकरानी की आवाज आई, हाँ देखिए महाराज, रानी सा की उंगलियों में भी हरकत हो रही है। महारानी त्रिशला ने जादू कर दिया है, जादू। वीरभद्र ने कामिनी की उंगलियों को सहलाते हुए कहा, कामिनी आंखें खोलो। कामिनी की उंगलियों में एक बार फिर हरकत हुई और उसकी धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज आई, महाराज। सबकी नजर कामिनी पर टिकी थी कि तभी उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। हालांकि उसकी आंखें अब भी एकदम बेजान और भारी थीं। वीरभद्र ने तुरंत उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, कामिनी, कामिनी, तुम ठीक तो हो? अभी कैसा लग रहा है? कामिनी ने महाराज की आंखों में देखा और दबी हुई आवाज में बोली, महाराज, मेरा गला सूख रहा है, पानी पिलवा दीजिए। वीरभद्र ने तुरंत नौकरानियों की तरफ देखकर आदेश दिया, सुना नहीं तुम लोगों ने? पानी लेकर आओ, जल्दी दूध लाओ, शरबत ले आओ, हमारी महारानी को होश आ गया है। एक नौकरानी तुरंत कोने में रखे हुए घड़े की तरफ दौड़ पड़ी। कोकिला भी उसके साथ दौड़ी कि तभी त्रिशला ने चेतावनी देते हुए कहा, नहीं, पानी नहीं, हम अभी इसे पानी नहीं दे सकते। त्रिशला की बात सुनकर सारे लोग चौंक गए। कोकिला आंखें नचाकर बोली, अरे भला ये क्या बात हुई? पूरे 3 घंटे बाद रानी को होश आया है और हम इन्हें पानी भी नहीं दे सकते। इस तरह तो ये प्यासी ही मर जाएंगी। त्रिशला ने कोकिला को इग्नोर करते हुए वीरभद्र को समझाते हुए कहा, महाराज, पानी देने से हालत और बिगड़ जाएगी। अभी जहर पसीना बनकर शरीर से बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको प्यास लग रही है। पसीना निकलने दीजिए, सारा जहर अपने आप बाहर आ जाएगा। अगले 3 घंटे तक इसे कुछ भी नहीं देना है। त्रिशला के चमत्कार ने ही कामिनी को ये नया जीवन दिया था, इसलिए किसी के अंदर उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं थी और अब तो वो महारानी भी बन गई थी। कामिनी को पानी नहीं दिया गया। महाराज वीरभद्र उसके सिरहाने बैठकर धीरे धीरे उसका हाथ सहलाने लगा। राजवैद्य और उनके चेले भी त्रिशला की सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोकिला के मन में तो कुछ और ही पक रहा था। वो अपने आप से बोली, आखिर ऐसा कौन सा जादू सीख लिया इसने काल कोठरी में जो इतनी होशियार हो गई? इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि 4 दिन पहले तक लोग इसे मंदबुद्धि महारानी के नाम से जानते थे। कोकिला और वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह ही राजा वीरभद्र के मन में भी भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। त्रिशला के हाथों में तो वाकई जादू है। जो काम बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, वो इसने इतनी आसानी से कर डाला। लेकिन ये सब इसने सीखा कब? कहीं राजमहल आने के बाद इसने चोरी छुपे जहर और उसके काट की पढ़ाई तो नहीं की? लेकिन किसने सिखाया होगा इसे? और आखिर क्यों सीखा है इसने? कहीं सच में ये हमारे लिए खतरा तो नहीं? वीरभद्र काफी देर तक नई और पुरानी त्रिशला की तुलना कर रहा था कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नजरें उठाकर देखा, सामने त्रिशला खड़ी थी। महाराज, कामिनी की जान के ऊपर अब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी लंबे समय तक उसे कुछ दवाइयां देनी पड़ेंगी। मैंने इस पर्ची में उन दवाइयों के नाम के साथ उनकी मात्रा भी लिख दी है। कहने के बाद त्रिशला राजवैद्य की तरफ मुड़ी और बोली, राजवैद्य जी, ध्यान रखिएगा कि इन दवाइयों की मात्रा से छेड़छाड़ ना हो,
वरना दवा को जहर बनते देर नहीं लगती। दवाइयों की सही मात्रा की गंभीरता को समझते हुए वीरभद्र ने कहा, दवाइयों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए कामिनी के महल में सिर्फ वही लोग आएंगे जिन्हें कामिनी अनुमति देगी। सारे लोग त्रिशला का कौशल देखकर अचंभित थे। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई थी कि महारानी त्रिशला ने कामिनी को जिंदा कर दिया है, लेकिन त्रिशला के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। राजवैद्य को पर्चा सौंपने के बाद उसने एक लंबी जम्हाई ली और बोली, महाराज, अब मैं चलती हूँ। आगे से मेरी लिखी हुई दवाइयों को देने की जिम्मेदारी राजवैद्य की है, क्योंकि उसके लिए किसी विशेष कौशल की जरूरत नहीं है। त्रिशला का व्यंग राजवैद्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने पर्ची पर नजर डाली और खुद से कहा, त्रिशला, तुम शायद भूल रही हो कि मैं राजवैद्य हूँ। चिकित्सा का कौशल मेरे खून में है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक राजवैद्य को अपमानित करना कितना महंगा पड़ सकता है। त्रिशला बिना महाराज का जवाब लिए ही वहां से निकल चुकी थी, मगर कामिनी के महल से बाहर निकलते ही त्रिशला को अपनी गलती का एहसास हुआ। रात के इस पहर में रोशनी कम थी और महलों की पहरेदारी के लिए लगाए जाने वाले सैनिक कामिनी के जन्मदिन पर हुए हमले के बाद से ही किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे। चारों तरफ सन्नाटा देखकर त्रिशला एक महल के अंदर घुस गई। एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए वो खुद से बोली, अब मैं वापस कारावास में तो नहीं जा सकती, और नींद इतनी जोर की आ रही है कि चला भी नहीं जा रहा। ऐसा करती हूँ कि यहीं किसी कमरे में सो जाती हूँ। ऐसा सोचकर त्रिशला कमरे के अंदर घुस गई। अंदर केवल एक मशाल जल रही थी, इसलिए त्रिशला को ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाँ, उसने बस इतना देखा कि एक राजसी पलंग लगा हुआ है जिस पर मखमली चादर बिछी हुई है। त्रिशला बिस्तर देखते ही लेट गई और जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। अभी थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि एक डरावना साया उस अंधेरे कमरे के अंदर आया और उसने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। एक तरफ त्रिशला बेसुध होकर पलंग पर सोई थी, तो वहीं दूसरी तरफ वो साया बढ़ते बढ़ते बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था। क्या कामिनी की जान अब खतरे से बाहर है? आखिर किस मकसद से वो साया त्रिशला के करीब बढ़ रहा था? क्या वो राजवैद्य था या कोई और? विक्रमगढ़ की महारानी बनने के बाद क्या होगा त्रिशला का अगला कदम, जानने के लिए